नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जरहे। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है न्यूज 18 इंडिया से और सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस ने यूक्रेन के शहर मिकोलाइव में ताबड़तोड़ एक के बाद एक मिसाइल से हमले किए हैं, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं एक बच्चे की मौत हो गई है। रूस के हमले में 5 मंजिला रिहायशी इमारत पूरी तरीके से तबाह हो गई। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर नजर आया। रूस यूक्रेन की जंग लगातार जारी है और रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रहा है। पुतिन ने जब से नए कमांडर को कमान दी है तब से यूक्रेन में ऑपरेशन सीरिया शुरू कर दिया है, जिसमें रूस मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट के जरिए लगातार हमला कर रहा है। 10 अक्टूबर के बाद से जो हमले किए गए हैं उसमें खास बात यह है कि अब तो शहरों और मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्राइमिया और रूस को जोड़ने वाले पुल पर हमले के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उसी का नतीजा है कि रूस ने यूक्रेन में तबाही की शुरुआत कर दी। बीते 3 दिनों में जिस तरह से कीव समेत यूक्रेन के शहरों पर मौत बरस रही है, उससे तो साफ है कि यूक्रेन का हाल सीरिया जैसा होने जा रहा है। और पुतिन की सेना ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। जानकारों की माने तो रूस यूक्रेन पर सीधे परमाणु हमले से बच रहा है, लेकिन उसकी प्लानिंग बेहद खतरनाक है। रूस यूक्रेन पर छोटी छोटी मिसाइलों से हमला कर रहा है ताकि यूक्रेन को मिट्टी में मिलाया जा सके। दावा किया जा रहा है कि रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उससे अब लगने लगा है कि वो यूक्रेन को पाषाण काल में पहुंचा देगा, क्योंकि कभी आबाद रहने वाले सीरिया पर बारूद की बारिश इस कदर हुई थी कि वो 11 साल बाद आज तक बंजर है। रूस की सेना को जब से नया कमांडर मिला है उसकी जंग की प्लानिंग बदल गई है। आलम यह है कि कीव में हर संस्थान पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। नतीजा ये कि कई हिस्से तबाह हो गए हैं, जिससे साफ हो जाता है कि पुतिन का प्लान यूक्रेन की रीढ़ को तोड़ देना है। और इसी वजह से कीव की बड़ी बड़ी इमारतों पर मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि रूस को जो नुकसान पहुंचाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और उसी के बाद से अब रूस की सेना को नया कमांडर दिया गया है और जिसने अब कमान संभालते ही यूक्रेन में बवाल मचा दिया है। क्राइमिया के पुल को तबाह करने के बाद अभी यूक्रेन जश्न मना रहा था, लेकिन 10 अक्टूबर को रूस के पलटवार ने यूक्रेन को कभी न भरने वाले जख्म दिए। अचानक तेज हुए हमलों के बाद रूस ने साफ कर दिया है कि क्राइमिया पुल पर ब्लास्ट कर यूक्रेन ने सीमा रेखा पार कर दी है। अब जो रूस की तरफ से पलटवार किया जा रहा है उसमें सिर्फ मल्टी लोकेशन को टारगेट किया जा रहा है, यानी यूक्रेन की हर बिल्डिंग अब रूस के निशाने पर है। रूस ने यूक्रेन के थर्मल पावर प्लांट और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया है, जिसके बाद यूक्रेन के कई शहरों की बिजली आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। वैसे भी रूस के राष्ट्रपति तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि रूस को
जो नुकसान पहुंचाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। करीब 8 महीने से जारी जंग के बीच अचानक से आए पुतिन के इस नए कॉन्फिडेंस के पीछे जो चेहरा है वो है जनरल सर्गेई सुरोविकिन। ये वही कमांडर है जिसे रूस ने स्पेशल ऑपरेशन कमांडर के तौर पर रूस की सेना का जिम्मा दिया है। सर्गेई सुरोविकिन वही जनरल हैं जिस पर सीरिया में जमीन और हवा से हमलों का जिम्मा था। सर्गेई सुरोविकिन की ही अगुवाई में सीरिया के अलेप्पो पर 1 महीने तक बम गिराए गए थे। यही वो जगह थी जहां विद्रोही और नागरिकों ने कब्जा कर लिया था। अब कुछ वैसा ही पुतिन अपने नए जनरल के जरिए यूक्रेन में करने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 11 साल पहले सीरिया में रूस ने ऐसा क्या किया था कि वो अपने उसी प्लान को अब यूक्रेन में आजमाने जा रहा है। आपको बताते हैं कि रूस का ऑपरेशन सीरिया आखिर क्या कहता है। सीरिया में विद्रोहियों की आवाज को दबाने के लिए उस वक्त रूस की सेना ने साझा ऑपरेशन चलाया था। दरअसल दोनों देशों की सेनाओं ने अपार्टमेंट और इमारतों पर ताबड़तोड़ बम गिराए थे और दोनों देशों की सेनाओं ने अलग अलग शहरों में इतने बम गिराए कि वहां कुछ भी साबुत नहीं बचा। हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही थी। और ताबड़तोड़ हमलों के बाद सीरिया के विद्रोहियों के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, तो विद्रोहियों ने सरेंडर कर दिया था। रूस की सेना ने बंकर बस्टर के जरिए भी हमला किया था ताकि जो विद्रोही बंकर बनाकर रह रहे थे उन्हें वहीं खत्म किया जा सके। और विद्रोहियों पर आग लगाने वाली मशीनों के जरिए हमला किया गया था, यानी कि ये पूरी की पूरी इमारत को जलाकर रख दिया गया था। वहीं सीरिया के अस्पतालों पर भी सेना ने हवाई हमले किए थे क्योंकि उपद्रवियों के अस्पतालों में शरण और इलाज कराने की जानकारी मिल रही थी। रूस की सेना ने हवा, जमीन और जमीन के अंदर भी हमले किए थे। और अब एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। रूस के बेलगरद में कई जगहों पर एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं और करीब 1 दर्जन से ज्यादा विस्फोट यहां पर किए गए। वहीं एयरक्राफ्ट से ये बम गिराए गए हैं। धमाके के बाद बेलगरद में अफरा तफरी मची हुई है और लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। आप तस्वीरें देखिए, लोग किस तरीके से भागते दौड़ते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एयरक्राफ्ट से यहां पर बम गिराए गए थे। यूक्रेन पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर दुनिया भर के तमाम देशों में रूस की आलोचना हो रही है। यूक्रेन में रूस की घुसपैठ को आतंकवाद की तरह देखा जा रहा है। यूक्रेन पर लगातार हो रहे हमलों ने अब रूस के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी कर दी है। यूक्रेन पर लगातार हो रहे इन हमलों ने रूस के सामने कई चुनौतियों को खड़ा कर दिया है। इन हमलों की वजह से ही दुनिया पुतिन को टारगेट कर रही है। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीधे सीधे यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को कड़ी फटकार लगाई गई है। यूनाइटेड नेशन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने एक बार फिर यह ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन में अवैध तरीके से रूस की घुसपैठ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Nations will not tolerate attempts at illegal annexation. We will never recognize it. These United Nations will not tolerate seizing a neighbor's land by force. We will stand up to it. These United Nations will not tolerate the destruction of the UN Charter. We will defend it. क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद से रूसी सेना ने बदला लेने के मकसद से यूक्रेन पर हमलों को तेज कर दिया है। इन हमलों में यूक्रेन के कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। और
इस बीच यूनाइटेड नेशन ने भी, आपको बता दें, रूस को यहां पर कड़ी फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर भी मोहर लग गई है जिसमें सदस्य देशों से यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों को मान्यता न देने की अपील की गई थी, जिस पर जनमत संग्रह के भूते ही रूस ने अपना दावा पेश किया था। सारी तस्वीरें यूनाइटेड नेशन में चर्चा के वक्त दुनिया के सामने रखी गईं, जिसके बाद उस प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी गई जिसमें सदस्य देशों से ये अपील की गई थी कि जनमत संग्रह वाले रूस के दावे को मान्यता न दी जाए। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में मतदान के दौरान 143 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, 5 देशों ने विरोध में वोट डाले, जबकि 35 सदस्य देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। Results of the vote is as follows: in favor 143, against 5, abstentions 35. Draft resolution A/ES 11/L5 is adopted. उधर रूस अभी भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है, न तो यूक्रेन पर उसके हमले थम रहे हैं और न ही यूक्रेन पर कब्जे की नीति में किसी तरह का बदलाव हो रहा है। इतना ही नहीं, रूस की तरफ से जनमत संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से बताया जा रहा है। Подавляющее большинство голосовавших, 99% ДНР, 98% в ЛНР, 93% в Запорожье и 87% в Херсонщине, поддержали идею объединения этих регионов с Россией. Результаты плебисцита говорят сами за себя. Жители этих регионов не хотят возвращаться на Украину и сделали осознанный и свободный выбор в пользу нашей страны. यानी एक बार फिर ये तय हो गया है कि दुनिया भले ही इधर की उधर हो जाए, लेकिन पुतिन यूक्रेन में एक भी कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि भले ही दुनिया के तमाम देश पुतिन को धमकाने में जुटे हैं और यूक्रेन में रूस की घुसपैठ को अवैध करार दे रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि लोगों को ये डर भी सता रहा है कि कहीं पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कुछ ऐसा न कर दें जिससे एक नए महासंग्राम की चिंगारी भड़क उठे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जंग में यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मदद लगातार जारी है। यूक्रेन को ब्रिटेन डिफेंस मिसाइल सिस्टम देखा। आमरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के यूक्रेन को अब ये दिया जाने वाला है ताकि इस जंग में वो अपना पक्ष और मजबूत कर सके। और वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के लोगों को रूस के मिसाइल हमले से बचाएगा। यूक्रेन पर अभी तक जितने भी हमले हुए हैं उन्हें रूस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर बताया जा रहा है। यानी आने वाले वक्त में यूक्रेन की धरती पर जो होने वाला है वो बेहद भयानक हो सकता है, क्योंकि समझिए, बेलारूस में जहां रूस की वॉर मशीनरी एक्टिव हो गई है, तो वहीं रूस के बॉर्डर पर भी जबरदस्त गोलाबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो यूक्रेन में अभी तक हुआ वो रूस का महज एक ट्रेलर भर था। जो तबाही अभी तक दुनिया ने यूक्रेन में देखी वो महज एक शुरुआत है, क्योंकि युद्ध के मैदान से आई नई तस्वीरें किसी भयानक हमले की तस्दीक कर रही हैं। ये तस्वीरें बेलारूस के पिंस्क शहर से आई हैं, जहां की मशीनरी को एक्टिव मोड पर ला दिया गया है। युद्ध के मैदान में दुश्मन से लोहा लेने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों को रवाना किया जा रहा है। बेलारूस में ये वॉर मशीनरी ऐसे वक्त में एक्टिव हुई हैं जब रूस की सेना ने बेलारूस में अपना सैन्य बेस तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि बेलारूस की सेना के 60,000 सैनिक यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उधर रूस के बॉर्डर से भी जबरदस्त बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस के शहर बेलगरद से आई इन तस्वीरों को देखिए। एक के बाद एक हुए कई धमाकों के बाद यहाँ हड़कंप मचा हुआ है।
दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने बेलगरद पर यह बमबारी शुरू की है। और अब आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में ये दिखाते हैं कि कैसे विदेशी मीडिया में भारत की छवि बिगाड़ने का एजेंडा चलाया जा रहा है। विदेशी अखबारों में जो हम पढ़ते हैं या पश्चिमी मीडिया में जो हम देखते हैं या जो ये दुनिया भर की प्रतिष्ठित मैगजीन हैं उनके जरिए जानते हैं, वो सब सच के कितना करीब होता है, क्या आपने कभी सोचा है? ये नफरत की चाशनी में डूबी लच्छेदार अंग्रेजी की कुछ सुर्खियां आज आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी। नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। ऐसा लगता है जैसे कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों ने भारत की छवि खराब करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा और ये इतने करीने से ये अखबार और मैगजीन एंटी इंडिया जैसे कि मूवमेंट चला रहे हैं कि पहली नजर में आम आदमी को इसकी भनक नहीं लगती। इस युद्ध के किरदार कौन नहीं जानता। इस युद्ध के सूत्रधार को कौन नहीं पहचानता। किसी को शक है कि यह युद्ध क्यों हो रहा है, किसके बीच हो रहा है, इस युद्ध को पर्दे के पीछे से कौन भड़का रहा है? रूस इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे रहा है, लेकिन असल में यह लड़ाई तो अमेरिका के विरुद्ध है। यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की ख्वाहिशों ने प्रेसिडेंट पुतिन को आग बबूला किया। नतीजे में खूनी संघर्ष छिड़ा, लंबी लड़ाई चल रही है, दिन ब दिन खूनी होती जा रही है। अमेरिका दूर बैठ इस युद्ध का तमाशा देख रहा है। उसी अमेरिका में छपने वाला एक अखबार इस युद्ध का फाइनेंसर किसे बता रहा है, देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन से पूरे विश्लेषण का मजमून साफ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोरी कल्पनाओं की कथा छाप रखी है। अमेरिका के अखबार ने दो मुल्कों की मारकाट का ठीकरा भारत पर फोड़ दिया, क्योंकि भारत ने रूस से ईंधन खरीदा। लेकिन रूस के असली फाइनेंसर कौन है, इसे न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों नहीं बताता? असल में रूस से सबसे ज्यादा ईंधन कौन खरीदता है, देखिए। फिनलैंड के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी के आंकड़े बताते हैं जंग के दौरान चीन ने रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात किया। चीन ने रूस से 13.97 अरब यूरो का ईंधन आयात किया। इसके बाद जर्मनी का नाम है, जिसने रूस से दूरी बनाने के दावे किए, लेकिन उसका आयात युद्ध के 100 दिनों में 12.96 अरब यूरो का रहा है। रूस से ईंधन आयात करने वाले देश में तीसरे नंबर पर नेदरलैंड्स है, जिसने 9.37 अरब यूरो का ईंधन रूस से खरीदा। चौथे नंबर पर इटली है, जिसने 8.4 अरब यूरो का ईंधन रूस से आयात किया। वहीं पांचवें नंबर पर तुर्की है, जिसने 7.4 अरब यूरो की ईंधन खरीद रूस से की। भारत रूस से ईंधन की खरीद की कतार में यूरोपीय देशों से कहीं पीछे, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स को सिर्फ भारत ही नजर आता है। ताज्जुब इतने भर से नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पन्ने पलटते जाइए, भारत विरोधी खबरों का तहखाना खुलता जाएगा।
विषाक्त स्याही से लिखी भारत विरोधी खबरों से न्यूयॉर्क टाइम्स के पन्ने पटे पड़े रहते हैं। एक तरफा बयानों को आधार बनाकर ये अमेरिकी अखबार भारत विरोधी मुहिम चलाता है। संगीन आरोपों में घिरी विवादित हस्तियों को न्यूयॉर्क टाइम्स मसीहा के तौर पर पेश करने से नहीं चूकता। तीस्ता सितलवाड़ का यह अखबार किस कदर हमदर्द है, उसकी यह हेडलाइन बताने के लिए काफी है। एक तरफ दंगे की आग में रोटियां सेकने के आरोपियों को अमेरिकी अखबार मसीहा साबित करता है, दूसरी तरफ बेगुनाह कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म भी इस अखबार को बर्दाश्त नहीं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की न्यूयॉर्क टाइम्स ने समीक्षा की हेडलाइन क्या दी, खुद देखिए। ये अमेरिकी अखबार कश्मीर पर भारत विरोधी ऐसे एजेंडा चलाता है जिसे पाकिस्तानी टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में कश्मीर पर विज्ञापन भी खबरों के अंदाज में छापे जाते हैं। कश्मीर पर न्यूयॉर्क टाइम्स के ढोंग का एक उदाहरण है ये विज्ञापन, जिसे पाकिस्तान परस्तों ने प्रायोजित किया। विज्ञापन को पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों ने कश्मीर प्रेम के ढोंग के लिए इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की भारत विरोधी ऐसी मुहिम से भारत सरकार भी अच्छी तरह वाकिफ है। पश्चिमी देश क्या हिंदुस्तान का मंगल कामना करने के लिए तपस्या कर रहे हैं क्या? अपना निहित स्वार्थ के लिए वो चाहते हैं भारत में एक दुर्बल सरकार हो, इसलिए वो करते हैं। इसमें हमको क्या है? मोदी जी का छवि बिगाड़ने के लिए कई लोग ऐसा प्रचेष्टा बार बार किया। पश्चिमी देश तो, अमेरिका तो उनको अनुमति नहीं दिया था, फिर झुक गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की भारत विरोधी सनक के खतरे का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अमेरिकी अखबार की जहर बुझी जर्नलिज्म की अगली पेशकश आपको हैरान कर देगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक नहीं कई खबरें आधे अधूरे तथ्यों के साथ छापी। ऐसा लगता है कि सिलसिलेवार ढंग से यह अखबार भारत विरोधी मुहिम का झंडा बरदार बना हुआ। किसी गली मोहल्ले में हड़ताल हो, यह कहता भारत बंद हो गया। दुनिया में कहीं युद्ध हो, भारत जिम्मेदार है। ऐसा लगता है जैसे भारत से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को यह सनसनीखेज तरीके से पेश करेगा और उसमें इसका कोई सानी नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के डबल स्टैंडर्ड्स देखने आपको, देखिए। इस कट्टर और जहरीली सोच को, खूनी जुनून को बूस्टर डोज देने वालों में पश्चिमी मीडिया भी है। विदेशों में भारत विरोधी सांप्रदायिक विष उगलने वालों ने नुपुर शर्मा विवाद में एक तरफा खबरों का हिमालय खड़ा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो नुपुर शर्मा के बयान के आगे पीछे का सब गोल कर सिर्फ विवादित हिस्से को ही पाठकों तक पेश किया। उसमें भी पूरा जोर नुपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने पर था। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेट स्पीच की खबरों को आधारहीन तथ्यों की बिना पर प्रकाशित किया। कोरोना काल में इसी अमेरिकी अखबार ने भारत विरोधी भ्रामक खबरों का वायरस फैलाया। भारत में लॉकडाउन लगा तब भी इस अखबार के पेट में मरोड़ उठी। भारत में जब वायरस कंट्रोल में आया तब भी इस अखबार को भारत में ही महामारी दिखी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हद तो तब कर दी जब इस अखबार ने कोरोना को भारत की तबाही का नाम दे दिया। अमेरिका में छपने वाली एक और मैगजीन है, वीकली मैगजीन टाइम। दुनिया भर में इसका नाम है, आपने भी सुना होगा। लेकिन इस टाइम मैगजीन का ऐसा लगता है आजकल सारा टाइम भारत विरोधी एजेंडे में लगा हुआ है, खासकर तब से जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। टाइम मैगजीन में बाल की खाल निकाली जाती है और कश्मीर पर तो ऐसी एक तरफा स्टोरीज, ऐसी एक तरफा कहानियां, ऐसी एक तरफा रिपोर्टिंग, देखिए आप। टाइम मैगजीन पर नरेंद्र मोदी की कहानी जहां से शुरू हुई थी और जहां पर आ टिकी है उसका फर्क देखिए। 22 मई 2014 को टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को भारत का नया चेहरा कहा और महज 5 बरस बाद इन्हीं नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ कवर पेज पर लिखा, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े टाइम मैगजीन के लेख विरोधाभासों की अबूझ पहेली हैं। टाइम की खबरों में भारत में सिर्फ गंदगी मिलती, कुरीतियां दिखती,
हिंसा और द्वेष का अकूत भंडार मिलता है। साल दर साल टाइम ने भारत की समस्याओं को बदसूरती का मुलम्मा चढ़ाकर बेचा है। ये पत्रिका भारत विरोधी प्रपंच रचने की चैंपियन है। टाइम की कुछ हेडलाइंस की झलक आपको झकझोर कर रख देंगे। इंडिया इज इन द ग्रिप ऑफ अ डेडली सीजन ऑफ फेयर एंड लोथिंग। Kashmir unrest enters dangerous new phase as protests threaten India's grip. Narendra Modi looks the other way as New Delhi burns. Why the US doesn't mind India's notable silence on Ukraine? कुल जमा यह है कि जो एजेंडा न्यूयॉर्क टाइम्स चलाता है वही टाइम मैगजीन भी चलाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सभी अंगों का विकास करने का और भारत को विश्व के अंदर एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का जो कार्य शुरू किया है, उससे कुछ लोग घबरा गए और कुछ एजेंसियों के कहने पे भारत को छोटा दिखाने का प्रयास हो रहा है। ये विदेशी मीडिया किसका भोंपू है, किसके इशारे पर यह कठपुतली की तरह नाचता है, उसकी शिनाख्त बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा मशीन भारत के लिए बहुत खतरनाक बताई जा रही है। भारत के खिलाफ झूठ परोस रहे पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा जो है उसकी पोल खुल चुकी है। इस कतार में जितने भी अखबार, मैगजीन, न्यूज़ चैनल हैं, उन सब को बेनकाब करना ज़रूरी है। हम करते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मुहिम मनगढ़ंत मुहिम है। इस मनगढ़ंत मुहिम का मनोबल जो है उसको मटिया मेट करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने हिजाब विवाद पर अलग अलग फैसला सुनाया। बेंच में शामिल दोनों जज हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया इस मुद्दे पर एकमत दिखाई नहीं दिए। जहां पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे में अब इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा जाएगा, वो इसे बड़ी बेंच को सौंपेंगे। बहुचर्चित हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन फैसला दोनों जजों का अलग अलग है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और बैन के खिलाफ अर्जी खारिज की है, तो वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। अब ऐसे में हिजाब पर फैसला बड़ी बेंच करेगी, यानी अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मामले पर सुनवाई के लिए नई बेंच बनाएंगे। हिजाब विवाद ने अक्टूबर 2021 में तूल पकड़ा था, जब कर्नाटक के सरकारी कॉलेज की कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग शुरू की, लेकिन 31 दिसंबर 2021 को उडुपी के सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया, जिसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला सुर्खियों में आया और हाईकोर्ट तक पहुंच गया। गौरतलब है कि 15 मार्च को दिए फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ड्रेस कोड के पालन के आदेश को सही ठहराया था। ये भी कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई थी। मामले में याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि बड़ी बेंच में जाने से हम अपनी बात को पुख्ता तरीके से रख पाएंगे। जब लार्जर बेंच आएगी तो अपने पॉइंट्स को लार्जर बेंच के सामने रेफर करें, जो आएगी उसके सामने अपना पॉइंट्स को हम रखेंगे और बताएंगे कि ये जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 25 है, कॉम्पोजिट कल्चर है हमारा, और बहुत सी चीज़ें हैं संविधान के अंदर। हमें जो है लोगों को राइट्स हैं, अपने डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करने का राइट्स है, जो मौलिक अधिकार हैं, और जो उसमें जो ड्यूटीज़ में जो होती हैं उसमें भी इंक्लूडेड है कि कल्चर को प्रिजर्व करा जाए। तो एज अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ दिस कंट्री हम उसको इस तरह से एम्फेसाइज करेंगे और अपना जो आगे जो पॉइंट्स लीगल हैं उसको भी हम कोर्ट के सामने जब सवाल लार्जर बेंच जब सवाल बनाएगी तो हम उसका उस हिसाब से जवाब भी देंगे। तो मामले के विरोध में डाली गई याचिका के वकील का कहना है कि हम मामले को आधार बनाएंगे।
जो 11 क्वेश्चंस जस्टिस हेमंत गुप्ता के हैं और जो बेसिस जो जस्टिस धुलिया के जजमेंट का है उसमें काफी डिफरेंस नजर आता है। इस लिहाज से अब जो लार्जर बेंच जब फैसला देगी उसी फैसले का महत्व होगा कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट की। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुना पाया है। फिलहाल बड़े बेंच के फैसले पर नजर रहेगी। अब इस हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों के अलग अलग बयान आने के बाद संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिजाब पर पाबंदी हटने से माहौल बिगड़ेगा और आवारगी बढ़ेगी। ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और अब दिल्ली से हिमाचल का सफर और सुहाना होने जा रहा है। पीएम मोदी ने ऊना से दिल्ली के बीच चलने वाली देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के ऊना जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये नैना देवी, ये चिंतपूर्णी, ये ज्वाला देवी, ये कांगड़ा देवी, ऐसी हमारी पवित्र स्थान, हमारे शक्तिपीठों के साथ साथ हमारा आनंदपुर साहब, यहाँ आना जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से ऊना केवल 5.25 घंटे में पहुंचेगी। वहीं ऊना रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस हफ्ते में 6 दिन चलेगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ का कहर अब लगातार जारी है। बहराइच में बाढ़ के कहर के बीच में एक गर्भवती महिला को खाट पर लिटाकर के अस्पताल पहुंचाया गया है, जिससे उसकी जान पर बन आई है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर यूपी के बहराइच में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। कई इलाकों में बाढ़ मुसीबत बनी हुई है, लेकिन उसी बीच एक महिला को यहाँ से अस्पताल किस तरीके से खाट पर रखकर पहुंचाया गया, उसकी तस्दीक करती है तस्वीर। और देखिए तस्वीरें जो हैं ये बता रही है, ये बयां कर रही है कि लोग जो है कितने मुश्किल से जीवन यापन करने को मजबूर हैं। वहां पर सैलाब के बीच ये महिला अस्पताल पहुंची, गर्भवती महिला। और टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 27% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,69,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम की अगर बात करें तो प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है और न्यूज 18 इंडिया के पास 16.5% मार्केट शेयर है, जबकि मैच 12.4% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 34% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल।